में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की। कुछ संकेत ऐसे हैं कि युद्ध रुकने की ओर जा सकता है, उम्मीद भी की जा सकती है। और कहा जाता है ना कि कई बार दुआ और दवा दोनों ही काम करती है। यहाँ दुआ तो पूरी दुनिया की है, दवा वही है कि जो आप सिस्टम से काम कर रहे हैं वो दवा है। ट्रंप चाहते हैं कि मेरा अपना ओरा जो है उसमें कहीं किसी तरह की कोई कटौती ना हो, और वो अपनों के बीच ही फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शी जिनपिंग से मिलने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर पुतिन भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी बताया है कि युद्ध रुकना और होर्मुज को खोलना एक पहली प्राथमिकता सभी की होनी चाहिए। उन्होंने भी इसमें सहयोग करने की बात कही है। अगर ये युद्ध लंबा और जाता है, जैसे हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं उन्होंने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि भारत हो चाहे दुनिया के वो मुल्क हो जो इस मिडिल ईस्ट के युद्ध से प्रभावित होंगे, वो महंगाई रोक नहीं पाएंगे। उन किसी के पास भी कहने को बयान कोई कुछ भी देता हो, लेकिन इतने संसाधन नहीं है, कोई स्टॉक इतना नहीं कर सकता है, क्योंकि एक रूटीन प्रक्रिया है लॉजिस्टिक की। आपके पास में आएगा, कंज्यूम होगा, वापस आता रहेगा, तो एक सर्कल बना हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल रोक के बैठ जाएं। आपको काम भी लेना है, कटौती कर सकते हैं, हाँ उसमें मितव्ययिता जिसे कहते हैं, हम बचपन से सीखते आए। लेकिन इसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि युद्ध रुकना चाहिए, होर्मुज स्ट्रेट खुले, ताकि दुनिया में जो रौनक है वापस से लौट सके। तो हमारे साथ आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एस कटेवा साहब हैं, कर्नल हिमांशी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे पैनलिस्ट इस बात को लेकर के आगाह भी कर चुके हैं कि ये युद्ध लंबा भी जा सकता है, और लंबा गया तो दुनिया को क्या भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं मैं उसी पे बात करना चाहूंगा कि क्या कुछ सॉल्यूशन की ओर जा रहे हैं, या ट्रंप साहब अभी अपनी हैकड़ी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनके अपने 4 सांसद उनके खिलाफ वोट कर चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उस तरह से वहाँ कांग्रेस, उनके रिपब्लिकन जो हैं वो भी, और पहली बार नहीं, इससे पहले 14 लोग अपनी बात कह चुके हैं कि 60 दिन के युद्ध की जो एक समय सीमा है, और उसके बाद में हाउस से आपको परमिशन लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो डेमोक्रेट्स चाहते थे कि आप अपनी मर्जी से इस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, उसमें भी ट्रंप गिरते जा रहे हैं। तो चलिए मैं चर्चा करूंगा। मैं जनरल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये कुछ एक ऐसे संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि डिफेंस के ऑफिसर्स पे कार्रवाई जो की गई ट्रंप की ओर से, वो भी एक, मैं कहूंगा कि एक तरह से निरंकुशता, तानाशाही थी, क्योंकि वहां मना कर दिया था कि अमेरिका का कोई हित नहीं है, अमेरिका इसमें टूल बन रहा है, अमेरिका इसमें पिस रहा है, और बेवजह हम मौत के उसमें मुंह में क्यों जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। वहां के अर्थशास्त्रियों ने, सबने चेताया था, लेकिन ट्रंप साहब हैं वो मान नहीं रहे। तो ये जो अभी हाउस में जो स्थितियां बनी है वहां पे, इससे कुछ ट्रंप साहब की समझ में आएगी, या वहां का जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेना को एक बल मिल सकता है, जो लगातार काफी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। नेवी के उनके जो चीफ थे उनको हटा दिया, डिफेंस से जो जुड़े हैं हायर लेवल पे जो बॉडीज हैं उनको सबको एक एक करके हटा दिया ट्रंप ने। तो ये बल मिल सकता है उनको यहाँ, ताकि मजबूरी हो ट्रंप की कि बैक होना पड़े उन्हें। देखिए योगेंद्र जी, लड़ाई के बीच में अगर आप आर्मी की टॉप हायरार्की को हटा रहे हैं, बदली कर रहे हैं, तो ये उस फौज के लिए, उस देश के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। इसका मतलब जो वहां की जो थी आर्मी की हायरार्की थी, सीडीएस और नेवल चीफ और 2-3 और 3 स्टार और 4 स्टार जनरल जिन्हें उन्हें हटा दिया गया था लड़ाई के बीच में, ये एक बड़ा इनका ट्रंप साहब का एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला एक स्टेप था, और जो कि फोर्सेज के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है। किसी भी आर्मी के अगर जनरल को आप हटा देंगे लड़ाई के बीच में, तो रैंक एंड फाइल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरी बात आपको बताऊं, आज ही मैं देख रहा था कि जो उनकी वहां की पार्लियामेंट कमेटी होती है, जैसे अपनी होती है, हर एक डिपार्टमेंट की एक कमेटी होती है, उस कमेटी में उन्होंने सेंटकॉम, जो यहाँ की इस साउथ एशिया के आसपास की जो इलाका है, जो वहाँ की अमेरिकन सेंटकॉम एडमिरल कूपर करके हैं, वो इसके वो है कमांडर हैं, उन्हें वहां पर पेश किया गया था। और उसमें एक एमपी ने उनसे पूछा कि आपने पिछली बार गर्मियों में बोला था कि ईरान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अगर आपने उस टाइम बोला तो फिर अभी लड़ाई की क्या जरूरत पड़ गई।
तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने फिर पूछा कि अगर आप खत्म हो गया और बिल्कुल कमजोर हो गया, इसमें क्या फर्क है? अगर उस टाइम ही बिल्कुल कमजोर हो गया था तो अभी बोल रहे हो खत्म हो गया, तो बीच में इसकी जरूरत कहां पड़ गई लड़ाई? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है अमेरिका की तरफ से, जो कि अभी ट्रम्प साहब के गले में फंस गया है। और नाटो जो इनकी हमेशा से उनकी वो कोऑपरेशन रहा है, किसी भी जगह पे जाए, अफगानिस्तान में किसी भी जगह पे लड़ाई में ये इकट्ठे होके मतलब इनका एक दूसरे को मदद करते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि ये लड़ाई आपने युद्ध थोपा गया है। अमेरिका के मोर देन 50% वहां के जो सिटीजन्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये युद्ध की जरूरत नहीं थी। और योगेंद्र जी, ये जिस तरह का हथियार इस्तेमाल होते हैं इस युद्ध में, बहुत महंगे बनते हैं। और इस लड़ाई के अंदर जो उनको इस तरह बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया, जैसे कि हर जगह के ऊपर पता नहीं कितने हजार जगह पे उन्होंने टारगेट्स के ऊपर ये प्रिसीजन एम्यूनिशन डाला। एक एम्यूनिशन करोड़ों रुपए का आता है, तो उसको फिर से रिक्यूप करने के लिए टाइम लगेगा और पैसा लगेगा। पहले ये बना बना के बेचते रहते थे और खुद का जो जीएसएस था उसको रखे रखते थे। तो जो हथियारों वाली फर्म्स हैं उनको भी अभी बना के बेचने का मौका मिलेगा नहीं, तो इससे उनका ये अच्छा। फिर ये बार बार बीच में मोस्ट अनडिप्लोमेटिक उनके स्टेटमेंट आते हैं। कभी बोलेंगे ईरान को खत्म कर दूंगा, कभी बोलेंगे कि ईरान अभी इतने दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आपने डिप्लोमेसी करनी है और आपकी अगर कोई डील चलने वाली है तो उस डील के ऊपर उसका उस तरह का एनवायरमेंट बनना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास आना चाहिए। ये ऐसी दो, ईरान और यूएस ऐसी है जो आपस में उनका कोई मेल मिलाप नहीं है, ना ही उनके कोई एम्बेसी है, ना उनके कोई एक दूसरे के एक्सचेंज प्रोग्राम है। वो पाकिस्तान की तीसरी कंट्री के थ्रू उसको भेज रहे हैं। तो एक तो अक्रॉस दी टेबल बैठ करके बात हो और एक किसी तीसरे मैसेंजर के थ्रू बात हो, तो उसमें भी बहुत फर्क नजर आता है। और अभी इनकी जो खुद की गवर्नमेंट को छोड़ करके जो उसके खास तौर से 2-4 आदमी हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, उनको छोड़ करके बाकी धीरे धीरे उनके खिलाफ इंटरनल जो था उनका विरोध वो बढ़ता जा रहा है। और जो भी मिड टर्म इलेक्शन होते हैं उसमें उनको बहुत महंगा पड़ेगा ये काम। इसीलिए वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक ऑनरेबल एग्जिट देख रहे हैं। अभी अपने आप ही यूनिलेटरल वन साइडेड सीज फायर किया और उसको अपने आप ही एक्सटेंड करते रहते। 4 दिन पहले बोले 24 घंटे में ये करूंगा, उसके बाद उसको फिर एक्सटेंड कर देंगे। जी, और सबसे बड़ी बात है कि उनके बेतुके बयान की मेरे से एक चीज और योगेंद्र जी, मैं आज देख रहा था कि ईरान भी तैयारी में लगा हुआ है और उनके जो यूथ हैं उन्हें शोल्डर हेल्ड मिसाइल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि ड्रोन्स को या इनको जो दूसरी चीजों को भी गिराने के लिए अंधेरे में भी उनके आंख पर पट्टी बांध रखी है और उसको उनको आवाज के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हर एक सिटीजन को ये तैयारी, यूथ को ये तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी लॉन्ग ड्रॉन लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। और एक बात और है कि जितने इनके बेसिस थे, ये अमेरिका चाहे उनको माने या नहीं माने, जो अरब कंट्रीज में उनके बेसिस थे उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसीलिए वहां के जो सबसे बड़ी बात सर यही है, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जो गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं किसी भी तरह से, यूं कहें आम भाषा में, कि अमेरिका से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि हम क्यों जबरदस्ती इसके अंदर उलझ रहे हैं, क्यों सुलग रहे हैं, हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। और उन्होंने एक प्रोटेक्शन के लिए, अपना एक बचाव के लिए इनको अमेरिका के बेसिस के लिए उन्होंने अलाउ किया, उन्हें इतना पैसा देते रहे, इतना फ्यूल देते रहे, क्योंकि अमेरिका बहुत स्मार्ट, अपना फ्यूल यूज नहीं करता है, वो गल्फ से ही सारा फ्यूल लेकर के और मध्यस्थता करते हुए उसको बाईपास कर रहा है। लेकिन अब वो भी, उनको भी लगता है कि जब ना हमारे ड्रोन हमलों को रोका, अमेरिका के बेसेस को पहले टारगेट किया ईरान ने, लेकिन उसके बाद ये और वाइड होता चला गया और अंतोगत्वा नुकसान तो, अगर एयरपोर्ट्स में भी डैमेज किया तो नुकसान किसका है? उस कंट्री का ही है। तो चले, कर्नल इमानसी का मैं रुक करना चाहूंगा। मैं आपके पास में मैं जानना ये चाहूंगा कि शी जिनपिंग, पुतिन, दोनों की मुलाकात में भी जो मजमून अंदर तो जो भी रहा होगा, क्योंकि 25वीं मुलाकात है इन लोगों की, तो उसमें बहुत सारी चीजें पकी होंगी, लेकिन मैं युद्ध पे फोकस करना चाहूंगा क्योंकि दुनिया उससे डिस्टर्ब हो रही है। उन्होंने भी कहा कि प्राथमिकता है युद्ध रुकना चाहिए। दूसरी तरफ ट्रंप अपनों से घिरते नजर आ रहे हैं, सेना वहां की चाहती नहीं है, लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर, क्योंकि किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए उसके कंट्री का, यानी कि हुक्मरानों का हुक्म होता है, वो प्राथमिकता होता है। कई लोग इससे उनसे असहमति भी जाहिर कर चुके। तो यहाँ ट्रंप कुछ प्रेशर में आएंगे और
कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि कोई भी, क्योंकि ये बात मैं बहुत दिन से सोच भी रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ, हमारे आप जैसे एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे चांस मिले हैं ट्रम्प को, एग्जिट गेट मिले हैं ताकि ऑनरेबल एग्जिट के साथ वो निकल सके, लेकिन वो निकल नहीं रहे। तो ये अब एक प्रेशर हो सकता है उनपे कि हाँ, ट्रम्प को अब कोई ना कोई एक सह सम्मान जरिया ढूंढना होगा जिसके जरिए वो यहाँ से एग्जिट कर सके। नमस्कार, जय हिंद। देखिए योगेंद्र जी, ट्रम्प का एंड गोल क्या है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि देखिए, जब आप न्यूक्लियर की बात करें, यूरेनियम की बात करें, मिसाइल्स की बात करें, तो जब वार्ता चल रही थी इनकी युद्ध से पहले, तो ईरान बहुत सारी शर्तों को मान चुका था और मानने के लिए तैयार भी था। लेकिन क्योंकि ये युद्ध करना चाहते थे, थोपना चाहते थे, तो उन्होंने युद्ध थोपा है। अब इस समय ईरान बहुत क्लियर है कि ईरान इनकी शर्तों पे तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो लगभग इनके 42 विमान गिराए हैं। अभी तक तो इन्होंने रिपोर्ट्स छुपा रखी थी, लेकिन देखिए चाइना की जो सैटेलाइट है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो 29 अरब डॉलर का ऑलरेडी अमेरिका को नुकसान इस युद्ध में हो चुका है। और जिसमें देखिए इनका जो F-35A, F-15E और MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे बहुत सारे इनके जो विमान हैं जो गिरे हैं। अब देखिए, जो ऑनरेबल एग्जिट की बात है, तो वी ऑल नो कि अमेरिका में इस समय पैसे की जो महा किल्लत शुरू हो गई है और लोगों ने अपने अगर घर गिरवी रखने शुरू किए हैं, तो उस पे जो उनको किस्तें देनी पड़ रही हैं वो बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, गैस के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और देखिए, ईंधन ऐसी एक चीज होती है कि जिसके पैसे बढ़ने से इसका आपके सुई से लेके जहाज तक हर एक चीज पे इसका प्रभाव पड़ता है। आपके खाने पीने की चीजें, आपकी दवाइयां, हर चीज जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है वो हो सकती है। और अब देखिए, जो सेनेट में ये बिल पास हुआ है जिसमें कि रिपब्लिकन पार्टी के 4 जो इनके सेनेटर्स हैं उन्होंने इनके विपक्ष में वोट डाला है। अगर ये बिल वहां से पास हो जाता है तो इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी पास होना होगा, और अगर वहां पे भी हो जाता है तो भी डोनाल्ड ट्रंप इसको वीटो करके नकार सकते हैं। यानी युद्ध बंद होने की संभावना जो पूरी है वो ट्रंप के ऊपर है। और ट्रंप यहां से एग्जिट इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि देखिए, इस समय ईरान की स्थिति बहुत मजबूत है। ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री बहुत क्लियरली कहते हैं कि देखिए, हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं। यानी कि वो पूरा जो कहते हैं ना, बॉल अब अमेरिका के खाने में है। अच्छा, दूसरी बात जहां तक हॉर्मुज की है, तो हॉर्मुज में ईरान कहता है कि हमने खोल रखा है हॉर्मुज को। अगर बंदी है तो किसकी तरफ से है? अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका जहाजों को वापस भेज रहा है। अब एक और चीज इसमें शामिल हो गई है कि जो सबमरीन केबल्स है जिससे कि डेटा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पास हो रहा है, अब ईरान उस पे भी टैक्स चाह रहा है। और ईरान ने बकायदा एक बोर्ड बनाया है, जैसे हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती है उस तरह का एक बोर्ड बना दिया पर्शियन गल्फ वाला, जो कि वहां पर टोल टैक्स है उसको रेगुलराइज करेगा। तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और जहां तक शी जिनपिंग और पुतिन की बात है, देखिए वो तो सिल्वर जुबली मना ही रहे हैं अपनी यात्रा की। अब आप अगर पिक्चर्स को देखें तो वो पिक्चर्स डेफिनेटली सिल्वर जुबली दिखाती हैं कि जिस गर्मजोशी से वो मिले हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी रिलैक्स दिखी है, जो एक दूसरे के लिए सम्मान दिखा है, वो सम्मान जब अमेरिकन डेलीगेट्स गए थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे वो मिसिंग था। मिसिंग के भी अलावा देखिए, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल था उसको टू द लास्ट लाइन उन्होंने फॉलो किया है कि बॉडी लैंग्वेज स्टिफ थी। अच्छा, यहाँ पे इनको कितना डर था अमेरिकन को कि वहां अपने फोन या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं लेके गए थे जिससे कि अमेरिका इनके सिस्टम में पेनिट्रेट कर सके। बर्नर फोन्स थे वो खत्म कर दिए। तो अमेरिका को चाइना का कितना डर है, और चाइना ईरान के साथ खुल के खड़ा हुआ है। पुतिन, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये एक साथ खड़े हुए हैं। सो वो जब तक खड़े रहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अगर वो ये बोलते भी हैं कि हमने युद्ध बंद कर दिया है, तो इनसे एक सवाल और होगा कि युद्ध से आपने हासिल क्या किया, क्या किया। राइट, ये तो हर अमेरिकन चाह रहा है, ये पूछना भी चाह रहा है। और एग्जैक्टली बात भी यही है कि आप 29 बिलियन डॉलर आपने युद्ध में झोंक दिया, आपको मिला क्या? तो जब तक उनको इसके लिए कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी, ट्रॉफी से मेरा मतलब है उनको एनरिच यूरेनियम नहीं मिलेगा या मिसाइल सिस्टम बंद नहीं होगा,
तब तक वो पीछे नहीं जा सकते हैं, और ये सब उनको ईरान देगा नहीं। तो बड़ी catch-22 सिचुएशन है। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल मैम, और ये यूरेनियम नोबेल पुरस्कार की तरह ही है, जैसे नोबेल नहीं मिल सकता है इनको, ऐसे यूरेनियम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरानी साफ कह चुके हैं कि इतनी तबाही हमने देख ली है, यूरेनियम नहीं देंगे, ये हमारा एक गोल है जिसे किसी भी कीमत में हम नहीं जाने देंगे। और ऐसे चीज कर सकती हूँ प्लीज? जी देखिए जी प्लीज। 1995 में यूक्रेन ने अपना यूरेनियम जो है क्योंकि सौंप दिया था, और अब जो यूक्रेन की हालत है तो वो भी ईरान के लिए एक लेसन है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भी एक इसी तरह का घटनाक्रम था जिसके अंदर वो प्रेशर में आकर के उन्होंने ये समझौता किया। अब उसके बाद में जो सिचुएशन है उसको उनको भुगतना भी पड़ रहा है। तो अब लगता है कि पीछे हटने वाला नहीं है ईरान, और ट्रम्प साहब को चाहिए है कि कहीं पे भी एक सह सम्मान उससे वापसी कर सकते हैं, और मोदी जी भी इसमें पहल कर सकते हैं। चले, मैं करोड़ी साहब आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सर जो कुछ प्रेशर है ट्रम्प पे, क्योंकि यहाँ अब युद्ध को खत्म करना ट्रम्प को है, क्योंकि नेतन्याहू कभी नहीं चाहेंगे कि ये खत्म हो, वो चाहेंगे क्योंकि उन्होंने उलझा करके रख दिया। उनको मालूम है कि अगर ये जाते हैं तो फिर और मामला गड़बड़ होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बैक पे जा सकते हैं, या कोई एक सम्मानजनक उन्हें रास्ते की तलाश है, कोई भी मीडिएटर या कोई भी इसे रास्ते से निकाल के बाहर कर सकता है। देखिए योगेंद्र जी, इस पूरी सिचुएशन को हम अलग अलग लेवल पे समझ सकते हैं। एक तो ट्रम्प साहब का जो व्यक्तित्व है, उनकी शैली है, उनका स्वभाव है, उसके लेवल पे, एक अमेरिका की आंतरिक राजनीति के लेवल पे, एक ईरान वार और गल्फ की पॉलिटिक्स है, वेस्ट एशियन कंट्रीज की, और एक ग्लोबल पॉलिटिक्स। ट्रम्प का व्यक्तिगत स्वभाव है, उस पे इस वार से पहले भी बहुत से मीम्स बनते रहे हैं। एक तो टाको नाम दिया, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, वो टैरिफ को लेके, व्यापार को लेके वो करते थे। फिर खुद ट्रम्प ने ये कहा कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, TDS से सफर कर रहे हैं, तो वो तो उनका व्यक्तित्व है। फिर जब इन्होंने जंग शुरू कर दिया, उसके बाद शुरू में इतना विरोध नहीं था इनका, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिकन सोसाइटी पोलराइज हो गई है, और सामान्यतः हम क्लब रूम में भी कहते थे कि अमेरिकन सबसे ज्यादा डरते हैं इन्फ्लेशन से, कम्युनिज्म से और फांसीवाद से। और अब अमेरिका में ये तीनों चीजें कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अमेरिकन मित्र ये कह रहे हैं कि हमने फांसीवाद और समाजवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और आज हमारे यहाँ वही ट्रेंड उभर कर सामने आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कोई सोशलिस्ट एजेंडा की तरफ बढ़ रही है, और जो रिपब्लिकन है वो फासिस्ट एजेंडा की तरफ बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इस वार की वजह से और बढ़ गया है, तो जिससे अमेरिकन पब्लिक टेरिफाइड है, उसी डायरेक्शन में अमेरिका जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं सर्वे देख रहा था, 2/3 अमेरिकन हैं वो ईरान वार के अगेंस्ट में भी हैं, और वो ट्रम्प की जो पॉलिसी है इसके अगेंस्ट में भी हैं। अब दूसरा गल्फ की हम स्थिति देखें, वहां ऐसा है कि गल्फ कंट्रीज बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते ईरान से, और इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि इनको ईरान से लड़ाया जाए, जिसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। ट्रम्प साहब युद्ध के दलदल में जितना निकलने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही ज्यादा फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जब आप दलदल में फंस जाते हो, जितना एफर्ट करोगे, या तो चुपचाप खड़े होके या निकल लो उससे, या जितने हाथ पांव मारोगे उतने ज्यादा फंसते जाओगे। उनकी हालत वो हो गई है। ईरान अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड है। अब वो जो पॉइंट्स देते हैं, 5 पॉइंट दिए, उनके साथ उन्होंने थ्रेट भी अटैच कर दी, तो ये बातचीत का रास्ता नहीं है। आप अगर पॉइंट देते हैं तो थ्रेट मत दो, आप कहोगे आप अपने पॉइंट दो, और दोनों के पॉइंट आ जाते हैं, फिर बातचीत करो। अब तीसरा ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें रशिया और चाइना बहुत एक्टिव हो गए हैं, और ट्रम्प जो चाइना जाके आए, उनका जो विजिट है वो अमेरिका में काफी विरोध हो रहा है कि ये ट्रम्प का बहुत बड़ा फियास्को था, इसने चाइना की प्रेस्टीज को, चाइना की स्टेटस को और बढ़ा दिया जाए। तो अब ऐसी स्थिति में निकलने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं जो इस्लामिक कल्चर के हिसाब से कहूँ तो ये अब्बू जहल के कुएं में खुद ही गिर गए हैं। जी, मैं माफी चाहूंगा, खैर थोड़ा समय का आज अभाव है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लगता है कि कई ऐसे चांस मिले हैं कि ट्रम्प साहब उसमें एक सह सम्मान उससे बाहर निकलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त ईरान काफी पैनिक भी था, और ईरान को लगता था कि अब ये युद्ध थमना चाहिए। लेकिन अब
क्योंकि जो सोच करके ट्रंप ने अटैक किया था कि वहां के इंटरनली वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी और रिजीम हम चेंज कर देंगे, वो सब कुछ कर नहीं पाया, उल्टे फंस और गए और अरबों रुपए का उनका नुकसान हो रहा है। तो कोई इसमें कोई बुद्धिमत्ता भी नहीं मानते लोग, खैर, लेकिन उन्हें ये डिसीजन करना है। फिलहाल हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, और हम ही नहीं दे रहे हैं, दुनिया उन्हें सुझाव दे रही है कि आपके पास में बहुत सारे रास्ते मिले हैं, आप उनसे बाहर निकलिए ताकि दुनिया भी जिए और जीने दो। उस फोरम पे आपको वापस लौटना पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। सर एक सुझाव मैं भी दे दूं।